मैं कुंदन कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल ट्यूटर्स में आपका फिर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने कांग्रेस की स्थापना को देखा था। आज हम लोग उदारवादी चरण के अंतर्गत जो 1885 से 1905 के दरमियान चलता है, उसके जो प्रमुख नेता हैं, जो कांग्रेस उसके जो कार्य प्रणालियाँ थी, उसकी जो क्या मांगे थी, उसकी क्या सफलता और विफलता था, इसके बारे में हम पढ़ने का काम करेंगे। यह क्लास पूरी तरह शिक्षकों की भर्ती के ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है और उसी के पाठ्यक्रम के अनुरूप पढ़ाया जा रहा है और आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए नए नए बैच का आरंभ किया जाएगा। अतः आज हम लोग इस चरण को देखने का काम करेंगे। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि उदारवादी चरण है। इस चरण का जो नामकरण है वह उदारवादी नेताओं के जो प्रवृत्ति थी, उदारवादी प्रवृत्ति थी उनकी, जिनके आधार पर रखा गया है। वे अनुनय विनय, याचना, प्रार्थना या लेखों के माध्यम से जो अपनी मांग थी वह ब्रिटिश सरकार के यहाँ पहुँचाने का कार्य करती थी। यह पूरी तरह जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसमें आस्था अपना व्यक्त करती थी, अपना माई बाप मानने का कार्य करती थी और ब्रिटेन को अपना अभिशाप न मानकर वरदान मानती थी, हितैषी मानने का कार्य करती थी। इसके कुछ प्रमुख नेता, इस चरण के जो प्रमुख नेता हुए वो दादा भाई नौरोजी हुए, फिरोज शाह मेहता हुए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हुए, गोपाल कृष्ण गोखले हुए, मदन मोहन मालवीय हुए। आपसे पूछ सकता है कि जो इनमें से कौन सा नेता गर्मपंथी या नरमपंथी थे। विगत कई परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है कि जो मदन मोहन मालवीय गर्मपंथी प्रवृत्ति के नेता थे या उदारवादी प्रवृत्ति के नेता थे, तो इनका ध्यान रखें आप। जो उदारवादी नेता की जो कार्य पद्धति थी, जो प्रार्थना था और याचिका था। आपसे पूछा जा सकता है कि जो उदारवादी नेता की जो कार्य प्रणाली थी वह क्या थी, तो प्रार्थना और याचिका था। जब यह विफल हो जाता था तो वे लोग संवैधानिक सुधार का भी प्रयास करने का काम करते थे। जैसा कि मानते हैं, कांग्रेस का जो प्रत्येक वर्ष अधिवेशन बुलाया जाता था और देश के विभिन्न भागों से जो वकील, डॉक्टर आदि होते थे, कांग्रेस के अधिवेशन में आते थे और पूरा भाषण देते थे। उसके बाद वो प्रस्ताव पारित करते थे और प्रस्ताव पारित, जाहिर सी बात है कि प्रस्ताव पारित करते हैं तो उसको आम लोग जान सके, इसके लिए वो लंबी लंबी जो जो समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कार्य करता था। जैसे कि आप लोग भी आज देखते हैं कि सरकार की योजना हो, चाहे जो व्यावसायिक विज्ञापन हो, वह अखबारों में प्रकाशित किया जाता है। जैसा कि अब हमने बताया कि इन्होंने प्रार्थनाओं के माध्यम से अपनी मांगे ब्रिटिश सरकार के यहाँ पहुँचाने का कार्य करती थी और यह मांग कैसे पूरी हो, इसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने 1887 में भारतीय सुधार समिति की गठन किया था, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारतीय सुधार समिति है उसका गठन कब हुआ था, तो 1887 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुआ था बाबू, तो यह दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। और यह इसका जो प्रमुख उद्देश्य था कि जो उदारवादी के जो मांगे हैं उसको कैसे प्राप्त ब्रिटिश सरकार से किया जाए। उदारवादी नेता थे, अपनी मांगों को मंगवाने के लिए यह ब्रिटेन में भी अपनी जो शिष्टमंडल है उसको भेजने का काम करती थी। वह उनको लगता था कि जो ब्रिटेन की जो सरकार है, जनता है, जो भारतीय समस्याओं से अवगत नहीं है, इसलिए वहाँ भी जाकर अपनी जो अब समस्या है उसको प्रसारित करते थे। इसी के लिए उन्होंने 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की गठित की थी और इसके गठन में जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी का प्रमुख योगदान था और इसका जो सचिव था वह विलियम डिग्बी था। और जो इंडिया नामक पत्रिका एक निकालती थी जो कि 1890 में निकालती थी। इस पत्रिका के माध्यम से जो अंग्रेजी जनमत था उसको भारतीय समस्या से अवगत कराने के लिए यह इस पत्रिका का प्रकाशित किया जाता था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया थी
वह कब गठित हुई? तो 1889 में बाबू। इसके गठन में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसके सचिव कौन थे? तो विलियम डिग्बी। और यह ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया कौन सी पत्रिका निकालती थी? तो इंडिया नामक पत्रिका निकालती थी, ताकि जो भारतीय समस्या है उससे जो अंग्रेज के लोग हैं वहाँ ब्रिटेन में भी अवगत हो सके। जो उदारवादी नेता थे उनकी जो प्रमुख मांगें थी वह डोमिनियन स्टेटस की। जो उनकी जो मुख्य मांगें थी वह डोमिनियन स्टेटस की। वे जैसा कि वो ब्रिटेन को अपना माई बाप समझते थे। वे पूरी तरह ब्रिटेन से अपने को अलग नहीं देखते थे। वो जैसे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, आयरलैंड हो, जैसे ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो सीमित स्वशासन था, उसी तरह जो ये उदारवादी नेता हैं वह अब जो सीमित स्वशासन की मांग करते थे, डोमिनियन स्टेटस की। वे प्रशासन का भारतीयकरण करना चाहते थे, ताकि इसके लिए वह मांग की कि जो जो सिविल सेवा की परीक्षा है वह लंदन के साथ साथ भारत में भी हो। और इसके लिए प्रशासन का जो भारत में जो ब्रिटिश अधिकारी थे उसके माध्यम से जो संपत्ति का पलायन हो जाता था, इसीलिए उन्होंने कहा कि जो अधिक से अधिक भारतीय की जो प्रशासन में भागीदारी होगी तो धन का निर्गमन भी होगा और प्रशासन सुचारू रूप से चलेगा। इसीलिए वे सिविल सेवा की परीक्षा लंदन और भारत में दोनों में कराना चाहते थे। उसके बाद जो विधानसभा है, विधानसभा का विस्तार करना चाहते थे, उसकी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए और जो विधानसभा है उसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या ज़्यादा हो और उसके अधिकार को बढ़ाया जाए, जैसे कि मुझे बजट पर बहस करने दिया जाए, अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका उनको दिया जाए। तो ये सुधार इन लोगों की मांग थी। इसके अतिरिक्त आर्थिक सुधार, इसके अतिरिक्त वो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने के भी मांग करते थे। आर्थिक सुधार के अंतर्गत उन्होंने कहा कि जो भारत से संपत्ति का जो पलायन हुआ उससे भारत में गरीबी और पिछड़ापन आया है, अतः इसको जो संपत्ति का पलायन है उसको रोका जाए और जो आक्रामक नीतियों के तहत जो विभिन्न युद्धों में व्यय किया जा रहा है उसको रोका जाए और कृषि का सुधार किया जाए, कृषि बैंक का स्थापना किया जाए, सिंचाई की समुचित व्यवस्था किया जाए। और फिर इन्होंने कहा कि जो लगान की जो बहुत अधिक दरें हैं उसको कम किया जाए। और फिर इसके अतिरिक्त मांगे थी कि जो सिंचाई है, शिक्षा है, उच्च शिक्षा, इन सब के सुधार के लिए जो सार्वजनिक व्यय होता है, जो सरकार खर्च करती है, उसमें वृद्धि करें। और जो ब्रिटिश उपनिवेश में जो विदेश में भारतीय जो श्रमिक रहते थे उसकी दशा को बेहतर करने की इन लोगों ने मांग की। तो यह प्रमुख मांगे उदारवादी नेताओं की थी। अगर आपसे पूछ सकता है कि जो उदारवादी नेता थे उनकी क्या मांगे थी, तो आप इन सब को ध्यान में रखेंगे। देखिए, उदारवादी नेताओं की सफलता, इनकी कोई विशेष सफलता नहीं थी। जो प्रार्थनाओं के माध्यम से, याचिकाओं के माध्यम से जो ये ब्रिटिश से मांग करते थे उस पर कोई विशेष ध्यान देने का काम नहीं किया। इनकी जो पूरी आस्था थी ब्रिटिश साम्राज्य में बनी रही और इन्होंने जो कांग्रेस था उसको समावेशी नहीं बनाने का काम किया, बशर्ते कि वह वकील, डॉक्टर, कुलीन लोगों की संस्था बनी रही और आम लोगों की जैसे कृषक, मजदूर और महिलाओं की उसमें कोई सार्थक भागीदारी नहीं रही। तो इसलिए इनकी कोई व्यापक जनसंघर्ष इन्होंने छेड़ने का काम नहीं किया। लेकिन फिर भी सीमित कुछ सफलताएं इस उदारवादी चरण के नेताओं की थी। जैसे आर्थिक शोषण का पर्दाफाश, उन लोग जैसे दादा भाई नौरोजी ने संपत्ति के पलायन का सिद्धांत प्रतिपादित कहा कि गरीबी और पिछड़ापन का सबसे बड़ा कारण है। उसी तरह जो माविन गोविंद रनाडे थे उन्होंने कहा कि उन्होंने जो आधुनिक औद्योगिक विकास है उसके महत्व को उन्होंने प्रसारित किया। उसके बाद जो आरसी दत्त हैं उन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा। आपसे पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किनकी पुस्तक है, तो यह आरसी दत्त की है। तो उन्होंने इस पुस्तक में भी ब्रिटिश साम्राज्य के जो आर्थिक शोषण तक नीतियाँ थी उसको पर्दाफाश किया। तो इससे क्या हुआ, भारत में जो आर्थिक राष्ट्रवाद है वो बना और आर्थिक चेतना जो भारतीय में बनना शुरू हुआ। उसके बाद फिर राजनीतिक जो राष्ट्रवाद है वह प्रखर हो गया। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, यह सबसे
जो उनकी मांगे थी उसका महत्वपूर्ण सफलता 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है, जो कि अंतिम ये अंतिम नहीं था, अंतिम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है। तो इस अधिनियम में क्या हुआ कि जो विधानसभा की जो सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, उनके कार्यों का विस्तार किया गया और फिर 1895 में भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए बेल्वी आयोग गठित किया गया और उसमें बहुत जबरदस्त तर्क 186 पृष्ठों में गोपाल कृष्ण गोखले ने देने का काम किया। अब हम कुछ उदारवादी जो प्रमुख नेताओं से संबंधित तथ्य को देखने का काम करेंगे, जो आपको परीक्षा में पूछ सकता है। सबसे पहले हम दादा भाई नौरोजी के देखेंगे। इनका जन्म 1825 में गुजरात नवसारी में हुआ था। पूछेगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात के नवसारी में, कहिए 1825 को। और इनका संगठन था लंदन इंडियन सोसाइटी, 1865 में स्थापित किया था। और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किया था। आपसे पूछ सकता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, ये पूछेगा। एक क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। एक क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि जो यह ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था वह कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसको लंदन में स्थापित किया गया था। उनकी जो पुस्तक है, जो सर्वप्रमुख पुस्तक है, काफ़ी प्रसिद्ध है पुस्तक, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक के बारे में बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पूछेगा कि यह पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है, तो यह दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी। और इसी पुस्तक में पहली बार उन्होंने जो धन के निर्गमन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसी पुस्तक में उन्होंने किया था। यह भी पूछ सकता है कि दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक में धन के निर्गमन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो उसका उत्तर होगा यह पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वह कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता की है, 1886 में कलकत्ता में, 1893 में लाहौर में, 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन, जहाँ की स्वराज शब्द का उन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, आपको पूछेगा कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो वह बाबू दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इसी को मतलब वयोवृद्ध पुरुष उन्हीं को कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को ही वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य या हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य रहे यह 1892 से 1895। ऐसा करने वाला हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाले यह पहले भारतीय थे। पूछेगा कि हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, 4 ऑप्शन दे देगा, तो वो उसका आंसर क्या होगा, दादा भाई नौरोजी। और यह भी पूछ सकता है कि उन्होंने कितने अवधि के दौरान जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यता ग्रहण किया था, तो 1892 से 1895 से। किस पार्टी से वो चुनाव लड़े थे, तो यह उग्रवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे। यह क्वेश्चन पूछेगा कि उन्होंने किस पार्टी से चुनाव लड़ा था और किस क्षेत्र से लड़ा था, तो वह किन्सवरी क्षेत्र से उन्होंने लड़ने का काम किया था। तो यह दादा भाई नौरोजी से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जिसको परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम फिरोज शाह मेहता को देखेंगे। फिरोज शाह मेहता जो कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, यह 1890 में, यह महावीर गोविंद रानडे के संपर्क में आके इन्होंने अपना जो राजनीतिक करियर है उसको शुरू किया था। कांग्रेस का अध्यक्ष 1890 में कलकत्ता में इन्होंने बना था, जिसमें कि जो प्रथम महिला थी जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था, वह इसी अधिवेशन में पूछा जा सकता है कि वह अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो वह फिरोज शाह मेहता ने किया था। इनकी पत्रिका है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है बाबू, फिर भी अभी भी पूछा जा सकता है इसको, द बॉम्बे क्रॉनिकल किसकी पत्रिका थी, तो यह दादा फिरोज शाह मेहता की पत्रिका थी। इन्होंने कौन सा संगठन बनाया था, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बनाया था। और इसके अन्य सदस्य थे, तैयब जी थे, तो इनको ध्यान में आप रखेंगे। काफ़ी बार यह संगठन पूछा जा चुका है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है वह
किसकी संगठन है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो आप ध्यान में रखेंगे। इनको उपाधि दिया जाता है बम्बई के बिना ताज के बादशाह। इनको कहा जाता है बम्बई का बिना ताज के बादशाह। उसी तरह गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक जो गुरु थे वह महावीर गोविंद रानडे थे। पूछा जा सकता है कि उनकी जो राजनीतिक जो गुरु थे वो कौन थे, महावीर गोविंद रानडे थे। यह जो 1917 के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक नई दिशा और दशा दिया वह गांधी था। और गांधी का जो राजनीतिक गुरु था वो कोई और नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले ही थे बाबू। तो काफी बार पूछा है कि जो गांधी थे उनके राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और कांग्रेस की इन्होंने अध्यक्ष था 1905 में बनारस अधिवेशन में किया था। इन्होंने 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और इन्होंने भारतीय सेवक समाज को 1905 में स्थापित किया था। यह भी पूछ सकता है काफी बार कि भारतीय सेवक समाज था उसकी स्थापना किसने की थी। और जो 1916 में जो होम रूल आंदोलन चला था उसमें पूछता है कि इसमें भारतीय सेवक समाज के सदस्यों को प्रवेश नहीं दिया गया था। पूछता है कि जो होम रूल आंदोलन चलाया गया था उसमें कौन सी संस्था थी जिसके सदस्यों को प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो वह भारतीय सेवक समाज था जो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित किया गया था। अब मदन मोहन मालवीय से संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं। इनकी पत्रिका जो प्रमुख पत्रिका है हिंदुस्तान और लीडर है। यह हिंदुस्तान और लीडर की पत्रिका इनकी है। पुस्तक इन्होंने अभ्युदय नामक पुस्तक लिखी थी। कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने 4 बार की थी, 1909, 1918, 1932-33 में इन्होंने 4 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करने का काम किया था। 1932-33 में तो जेल में थे, तब दूसरे व्यक्ति ने अध्यक्षता करने का काम किया था, लेकिन यही अध्यक्ष थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देख रहे हैं, उसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने ही किया था। 1896 में जो एक आयरलैंड महिला थी एनी बेसेंट, उसने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज को स्थापित किया था। और बाद में वही मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो मकरंद नाम से कौन कविताएं लिखता था उपनाम से, तो यह मदन मोहन मालवीय थे जो मकरंद नाम से उपनाम से अपनी कविताएं लिखने का काम करता था। और पूना समझौता करवा जो गांधी और अंबेडकर के बीच जो 26 सितंबर 1932 को जो पूना समझौता हुआ, काफी बार पूछा जा चुका है कि जो पूना समझौता है वो कब हुआ है और इसमें दोनों के बीच करवाने में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, गोपालाचारी और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अतः आज हम उदारवादी चरण को समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम जो ग्रामपंथी चरण है जिसका शुरुआत 1905 से 1919 के बीच चलता है, यह आंदोलन 1905 से शुरू होकर 1919 तक चलता है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और कमेंट्स में आप अपना जो इतिहास से संबंधित कोई प्रश्न है तो उसको आप हमारे पास भेज सकते हैं, उसका हम उत्तर अवश्य देंगे। और जो इस वीडियो के बाद जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर PDF अपलोड कर दिया जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे।